नमस्कार जी। आज के जो हालात हैं, जो आज का जो कार्यक्रम रहा, जो भी तानाशाही सरकार का जो रवैया रहा, वो सारा नज़ारा हमने आपको इससे पहले लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाया। और अभी मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व जिला पार्षद भाई साहब प्रदीप मालड़ा जी। आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज का जो सारा घटनाक्रम रहा उसके बारे में इनके क्या विचार हैं और क्या ये जो जनता है उनको कहना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया जी। चलो अभी सीधे सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। पिछले 4-5 दिन से नहीं, कई दिनों से ये सरगर्मियां तेज थी कि उप मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ का दौरा करने वाले हैं, एक मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। आज उप मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ में पहुंचे और उनके पहुंचने से 2 दिन पहले फौरी तौर पर सड़क का पैचअप वर्क भी किया गया, जबकि जनता इतने सालों से धक्के खा रही है, धूल फाक रही है और कई तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी ना तो सरकार और ना जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कुंभकर्णी नींद टूटी। तो क्या कहेंगे सड़क के मुद्दे को लेकर? सबसे पहले सड़क के मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, सड़क के मामले में ये है कि पिछले 4 योजना से जी, जिसमें 2 योजना कांग्रेस की सरकार रही जी, फिर तीसरी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जी, और फिर दोबारा से चौथी योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, चारों योजनाओं में इन 17 सालों में जी, 17 से 18 वर्षों में दोनों सरकारों ने इस रोड के ऊपर केवल पैचवर्क का काम किया जी, और हालात ये थे कि पिछली सरकारों में भी बसों ने रूट तक चेंज कर दी थी, इतना बुरा हाल हो गया था जी, और ऐसा बुरा हाल था कि लोग नारनौल जाने के लिए सीमा दोंगड़ा होते हुए नारनौल पहुंचते थे। जी, उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिले में ये अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उन्होंने बड़ा बदलाव किया और इस सड़क की व्यवस्था को सुधारेंगे। जी, भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी इसके ऊपर पैचवर्क का काम किया जी, ये सड़क बनाने का काम नहीं किया। जी, रोजाना कभी ये स्टेट हाईवे में तब्दील कर देते हैं, कभी नेशनल हाईवे में तब्दील कर देते हैं, रोजाना इनके ये स्टंट चलते रहे। लेकिन इस सरकार की इस सड़क की किसी भी सरकार ने कोई सुधर नहीं। जी, भाई साहब, पीछे अगर 17 साल 18 साल का जो अगर आप समय देखोगे, जी, मैंने जिला परिषद की प्रथम मीटिंग में, जी, ये रिकॉर्ड की बात है, जी, प्रथम मीटिंग में हर्ष वर्मा जी एडीसी हुआ करते और जी। जिला परिषद के सीईओ हुआ करते, उनके सामने ये मुद्दा उठाया था कि जनाब इस सड़क की हालात बहुत बुरे हैं जी, और रोजाना आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट इस पे होता रहता है। जी, भाई साहब, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो सैकड़ों साथियों ने अपनी जान गंवाई है इस सड़क की वजह से। जी, बहुत से हमारे निजी भी, सभी निजी थे, जी। बहुत ही करीबी साथियों के साथ ये घटना घटी जी, और सड़कों की हालत इसकी भी और अन्य सड़कों की भी। अभी पीछे होली वाले दिन भी हमारे बहुत ही अजीज साथी भाई सुक्रमपाल बवाना के पास एक सड़क हादसे में उनका भी देहांत हो गया और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई। हमारे बहुत अच्छे साथी भाई विष्णु डाबड़ जी, जो ये जो सरकार के सहयोगी दल है जी, उसमें उनके कार्यकर्ता हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी के, उनके भाई पटवारी देर उनकी सड़क हादसे में ये दुर्घटना हो गई थी। जी, भाई साहब, पता नहीं रोजाना कितनी जाने गई है। जी, हमारे मंडी से हमारे सेठ जी थे, उनके लड़के थे, वो कितने गिनाए, सैकड़ों की संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इस संख्या का कोई वो नहीं है और सारी कारण क्या है कि युवा साथी बाइकों से चलते हैं जी, और सारी जो ये दुर्घटनाएं हुई युवा साथियों के साथ हुई है जी, और उस एज में हुई है जिनके घर बर्बाद हो गए, बंद हो गए, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती।
जी दूसरा, महेंद्रगढ़ की अनदेखी सरकार ने और पिछली सरकार ने जी इस सड़क के मामले में स्पेशल की। जी चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला ने 18 करोड़ रुपए अलॉट करके बारडा हल्के में महेंद्रगढ़ हल्के की जहां से शुरुआत होती है वहां तक स्पेशल पैसा देके वहां काम शुरू करवा दिया। जी पिछली सरकारों में कुक्सी तक, जी जहां से हमारा महेंद्रगढ़ हल्का स्टार्ट होता है, जी वहां तक काम करवा दिया 4 लाइन का। जी हालांकि उसके बाद कोई रिपेयर नहीं हुआ, वो सड़कें ठीक नहीं हुई, लेकिन महेंद्रगढ़ की स्पेशल अनदेखी की गई। जी कमाल की बात यह भाई साहब की शायद हरियाणा का पहला ऐसा कस्बा है, ऐसा जिला है, जी जिला तो नहीं कह सकते, जिले का सिर्फ नाम है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन पहला ऐसा जिला है जो किसी भी 4 लाइन सड़क से जुड़ा हुआ है। जी और सब सरकारों ने अनदेखी की है, क्योंकि सत्य के साथ टिकना बहुत मुश्किल है। जी और सत्य चाहे अपने लिए हो चाहे किसी दूसरे के लिए हो, कड़वा होता है। जी सरकार सड़क के ऊपर पीछे 1 साल से रोजाना ये चल रहा है कि अभी टेंडर हो रहे हैं, अभी इसके ऊपर इसकी डीपीआर के लिए काम चल रहा है, इसके लिए वो चल रहा है, पता नहीं कितने एक्सटेंड कर रहे हैं। जी एक बार एक सिंगल टेंडर लगाया। कमाल की बात है देखो कि ऐसी शायद भारत में पहली सड़क होगी, ये हमारा दुर्भाग्य कहें या सरकार की कोई चाल कहें, कि पहली बार सिंगल टेंडर लगा इस सड़क पे। जी वरना आज इतना कंपटीशन है कि 10-10, 20-20 टेंडर लग जाते हैं। जी अब उस बात को आड़े रख के इन्होंने फिर वो कैंसिल कर दिया, फिर टेंडर के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये, किसी भी कीमत पे ये सड़क बनाने के लिए कोई सरकार राजी नहीं है। जी अब पिछले 3-4 दिन की जो बात चल रही है जी भाई साहब, अपन जहाँ बैठे हैं ये इस सड़क के किनारे पे ही बैठे हैं। जी ये ऑफिस रावतुलाराम चौक के नजदीक है, इस सड़क के ऊपर है। जी इस सड़क पे कॉलेज से लेके, जी गर्ल्स कॉलेज से लेके या कहीं कोर्ट परिसर से लेके जी और सीसोट गांव के बस स्टैंड तक जी दोनों तरफ दुकानें, जी व्यापारी भाई यहाँ जिस कंडीशन में बैठे हैं, जी कोई आदमी यहाँ 10 मिनट बैठ नहीं सकता। जी वो, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको घर चलाना, अपने बच्चों का पेट भरना है, जी वो इस स्थिति में बैठे हैं। हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से पहले तो सिर्फ डिमांड थी जी ये सड़क जल्दी से जल्दी बनवाई जाए, जी लेकिन उसके बाद इलाके में लोगों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे भी लोगों में एक अजीब सा रोष पैदा हो गया। और वो रोष इस बात से पैदा हो गया कि इन्होंने इस सड़क का पैचवर्क कर दिया। जी उन लोगों के दिमाग में यार, कोई व्यक्ति 1 घंटे के लिए आ रहा है, जी। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चे जा सकते हैं जी कि उनको तो धूल लग ही नहीं सकती, गाड़ियां ऐसी उनकी, जी। उनकी गाड़ी को भी कहीं धूल ना लग जाए। जी देखो जमाना बदल गया, जी बहुत जागरूकता का जमाना आ गया, सब बच्चे सब युवा समझते हैं इन बातों को। जी। बहुत पुराने जमाने थे जब मंत्री मुख्यमंत्री आते थे, सड़कें साफ होती थी, और हमारे बुजुर्ग पूर्वज जो थे वो बेचारे शरीफ लोग थे, उनको इन बातों का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जी आज एक व्यक्ति आ रहा है, उसके लिए करोड़ों रुपए खराब किए जा रहे हैं। मैं खराब इसलिए कह रहा हूँ जी कि ये पैसे पहले भी तो लगा सकते थे। जी अगर ये पैसे महीने, 2 महीने, 6 महीने पहले अगर लग जाते तो कम से कम इस सड़क के दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं वो कुछ दिन के लिए तो सुख का एक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। जी तो भाई साहब, सारी चीजें पूरी जनता को पता है, और आप यहीं के लोकल हो, आपको भी इन सारी चीजों के बारे जी में जी जी सर, जैसे ही बातचीत करते हैं, आज के जो पूरा घटनाक्रम रहा, तानाशाह सरकार बोल सकते हैं एक तरीके से, आपने मांग को लेकर जा रहे थे मिलने के लिए, किस प्रकार से आपको गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? कमाल की बात है, पिछले 2 दिन से प्रशासन इस बात में लगा कौन आदमी इस मामले में काम कर रहा है। उन सब के घरों पे पुलिस गई है, प्रशासन गया है, उसको ये समझा रहे हैं, उनको नजरबंद किया जा रहा है। कहीं कुछ कमाल करो यार, कोई यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी थोड़ी हो रही है, कोई जी। बहुत बड़ा गलत काम के लिए लोग थोड़ी, वो सिर्फ ये, हम सुबह यादव धर्मशाला में गए जी और हम सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को अपना एक ज्ञापन के माध्यम से एक जी। मांग रखना चाह रहे हैं जी कि ये सड़क का, और दूसरी मांग है, शायद आप आगे पूछोगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार इस घटनाक्रम के बारे में जी बताओ। जी जी हम यादव धर्मशाला में बैठे रहे 1-1.5 घंटा। जी वहां पे प्रशासन के लोग आए हैं,
उन्होंने ये कहा है कि हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात हमने फिक्स कर दी है, आप अपना ज्ञापन, अपनी बात, अपना जो भी दुख तकलीफ हो उनके सामने रख सकते हैं जी हम उस बात पे सहमत हो गए। जी लेकिन कुछ देर बाद हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन सिर्फ हमें झांसा दे रहा है। जी हम यादव धर्मशाला से उठ के पैदल 7, 8, 10, 20 जो भी साथी थे जी हम पैदल चल पड़े, क्योंकि हमें ये पता था कि सड़क मार्ग से आ रहे तो तुलाराम चौक से होके तो गुजरेंगे ही, जी और तुलाराम चौक से होके गुजरेंगे तो हम तुलाराम चौक पे, राव तुलाराम चौक पे उनको अपना ज्ञापन देंगे, उस सड़क की स्थिति उनको वहीं की वहीं दिखाएंगे। जी लेकिन जैसे ही हमने बस स्टैंड क्रॉस किया तो पुलिस के, आप वहां मौके पे मौजूद थे, जी पुलिस के 100-150 जवान वहां चारों तरफ घूम गए जी और उन्होंने वहां हमें रोक लिया। जी हमारे एक इंचार्ज साहब हैं, उनके साथ कोई बात छोटी मोटी हो भी गई, उनका थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब सी थी, बाकी वही प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के हैं, वो किसी को बोल सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ इसलिए थोड़ा सा चुप रहे कि आप जैसे साथी, वहां मीडिया वाले साथी खड़े थे, कैमरे ऑन थे जी, इसलिए प्रशासन थोड़ा सा नरम इसलिए बढ़ गया। शायद हो सकता है वहां बड़ा कोई हंगामा भी हो सकता भी हो सकता है, लेकिन आगे नहीं जाने दिया तो हम वहीं जमीन पे बैठे। जी जमीन पे बैठे रहने के 10 मिनट के दौरान डीएसपी साहब आए जी कनीना डीएसपी। उन्होंने अच्छे तरीके से हमारे से बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में पूरा प्रयास करूंगा। हमने कहा जना प्रयास नहीं, आप ये गारंटी दे सकते हैं क्या कि आप हमारी बात करवाओगे? जी ये बातें हुई तो उन्होंने कहा मैं एक बार बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। जी अब वो बात करने के लिए हम वहां बैठे रहे, वो एक साइड चले गए। जी अब उन्होंने बात की नहीं की ये तो वो जानते, हमें तो पता नहीं जी। लेकिन 10 मिनट बाद वहां प्रशासन के लोग आए, पुलिस आई और बैठे हमारे जो साथी थे, जो भी साथी बैठे थे वहां, उनको जबरदस्ती उठा के और पुलिस की बस में डाल के और हमें वहां से लेके चले। ठीक। गठबंधन की सरकार के सहयोगी दल के प्रमुख नेता, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो हम उन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि उप मुख्यमंत्री होने का दर्जा वो महेंद्र की ओर से खो चुके हैं, और अगर उप मुख्यमंत्री होते तो महेंद्र के लिए कुछ ना कुछ नरम रुख इख्तियार करते, महेंद्र का भी ख्याल रखते। पहुंचते हैं, जनता को काफ़ी समस्याएं होती हैं और कहीं ना कहीं कार्यक्रम को भी हम असफल ही कहेंगे, क्योंकि बारडा और दादरी जैसी विधानसभाओं से लोगों को ला करके एक तरीके से कार्यक्रम को ऑलरेडी मैनिपुलेटेड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सफल बनाने की कोशिश की गई। मैं तो रैली स्थल पे था नहीं जी, क्योंकि हम तो अभी 1 घंटा पहले कोर्ट परिसर में ले जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए थे जी, और हमें उसे छोड़ा गया था। पता नहीं वहाँ कौन थे, क्या थे, वो तो आपको ज्यादा मालूम है, आप जी, पत्रकार जी, भाई हो जी, और आप भी इस हल्के से संबंध रखते हो, इसलिए आपको भी आपका दुख दर्द का पता है। जी जी, वहाँ की सारी परिस्थितियों के बारे में तो आप मेरे से बेहतर जानते सर, हम बातचीत करते हैं महेंद्र विधानसभा की। डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर आए थे, 1 रुपए की भी सौगात नहीं दी, बल्कि यहाँ आने से पहले उनका लुहारू हड़के के गांव में प्रोग्राम था। एक गांव के अंदर उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दी है और महेंद्र विधानसभा इतनी बड़ी होने के बावजूद 1 रुपए विकास के नाम पे नहीं थे। क्या भाई साहब, मैं बताता हूँ, देखो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो हरियाणा गवर्नमेंट में है जी, हमारे कहने ना कहने से नहीं हो सकता जी, और जैसा कि हम अखबारों में मीडिया के माध्यम से पता करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, वो जिस भी हल्के में जाते हैं 500, 200, 300 करोड़ रुपए की सौगात देके आते हैं, 10-10, 20-20, 15-15 रोडों के उद्घाटन करते हैं। और जैसा कि आज पता लगा लुहारू के सिंघानी गांव में उनका प्रोग्राम था, वहां भी उन्होंने वो पूरा सोशल मीडिया पाया हुआ था, करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली काफी परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया जी। दुख इस बात का है कि वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी, और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक छोटा सा हिस्सा है जी, महेंद्रगढ़ विधानसभा। लेकिन क्या कहें कि महेंद्रगढ़ को तो कोई भी नेता आता है ना वैसे ही इग्नोर करता है जी, साथियों। कई साथियों ने देखो आरोप लगते रहते हैं जी, मैं इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कई साथी सोचते होंगे मैं पॉलिटिकली राव इंद्रजीत सिंह से जुड़ा हूँ। राव इंद्र सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में केंद्र के मंत्री हैं और उनके सामने भी हमने सारी दुख तकलीफें कई बार रखी हैं।
जी। और उन्होंने भी इस बात के लिए, चाहे कोई कुछ भी समझे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात महेंद्रगढ़ पहले और नेता बाद में जी। क्योंकि महेंद्रगढ़ हमारा सम्मान है, हमारी आन बान शान। उन्होंने भी इस मामले में सरकार से बात की है 2-3 बार, उन्होंने कहा है, लेकिन क्या है कि जब भी उनकी कोई बात आती तो सरकार उनकी भी अनदेखी कर रही है। ये सच्चाई मुझे लगता है ऐसा। अब वो कोई बोले ना बोले, मुझे इस बात से मतलब नहीं, क्योंकि पीछे गडकरी साहब की जो रैली थी बचगांव में, उसमें भी राव साहब ने खुद कहा था कि राव वीरेंद्र सिंह के नाम से 2 परियोजनाएं थी और सिर्फ इसलिए रोक दी गई कि वो राव वीरेंद्र सिंह के नाम से थी, उन परियोजनाओं को सिरे नहीं चढ़ने दिया। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है भाई साहब, मैं 1-2 बातें बताऊंगा आपसे। महेंद्रगढ़ हल्के में अनदेखी तो सदा हुई है जी। पीछे जो भी हमारे विधायक मंत्री रहे, उन्होंने भी सिर्फ अपना समय पूरा किया है, अनदेखी करने में उनको एक और कसर नहीं छोड़ी जी। आज माननीय रामविलास शर्मा जी इस प्रोग्राम में थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उनके घर भी गए हैं जी जी जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है पिछली सरकार में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन सरकार में प्रोटोकॉल में नंबर 2 के होते थे, मुख्यमंत्री के बाद वही थे। और आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं तो उनके बराबर का कद था। अगर वो भी 5 साल का समय निकला, वो भी अगर प्रयास करते तो शायद इस सड़क की हालत न होती। और आज जब बुरा हाल था, पूरे इलाके में रोष था, उसके बाद भी रामविलास शर्मा जी उनके साथ स्टेज पे भी गए, उनको घर पे चाय पानी भी की। तो मेरा मानना ये है कि उनको इस बात के लिए अपना दुख दर्द जाहिर करना था, महेंद्रगढ़ की जनता की तरफ से जाहिर करना था। लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या मामला चल रहा है, क्या घालमेल है, इस मामले में मैं नहीं जान सकता। दूसरा सबसे बड़ा दर्द, इससे भी कहीं बड़ा दर्द, सड़क हो सकता है 1-2 साल में बन जाएगी, हो सकता है ना भी बने, शायद बने भी नहीं, क्योंकि जिस तरह का माहौल है नहीं बनेगी। हम जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन आदमी खाने के बगैर भी रह सकता है, लेकिन स्वाभिमान के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है जी। बिल्कुल, क्योंकि जिसका स्वाभिमान चला गया उसके लिए जीवन की कोई वैल्यू नहीं है जी। और हमारे साथ तो, हमारे तो स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किए उन्होंने नेताओं। और सबसे बड़ा स्वाभिमान अहिरवाल क्षेत्र का, महेंद्रगढ़ क्षेत्र का ये है कि महेंद्रगढ़ के लोग एक ही ऑप्शन है, सेना में अपनी सेवाएं देते हैं और यहाँ से उनका जीवन यापन चलता है। या छोटा मोटा कृषि का है जिसमें पानी की बड़ी दिक्कत है, जैसे तैसे अपना काम चलाते हैं। पीछे ओलावृष्टि हुई, सरकार ने 1% भी ध्यान नहीं दिया, इतना बड़ा नुकसान हुआ। वो किसान जो उनके लिए, उससे अलावा कोई रास्ता नहीं है, उस ओलावृष्टि की स्पेशल गिरदावरी करके उनको मुआवजा देते तो उनके जख्मों पे कुछ मरहम लगता, लेकिन वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो महेंद्रगढ़ हल्के में, अगर वो और किसी हल्के में होती तो अब तक मुआवजा मिल चुका होता। और सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे शहीदों के नाम पे हम यहाँ एक शहीदी स्मारक की काफी लंबे अरसे से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमारा स्वाभिमान है। और स्वाभिमान इस बात का कि हमारे सैनिकों ने बहुत बड़ी शहादत दी है और उनके लिए छोटा सा स्थान। अभी इस मुद्दे पर मैं आपके पास आना चाहूंगा। पार्क का नाम रखा गया ताऊ देवीलाल पार्क, मूर्ति लगाई गई ताऊ देवीलाल की। आज उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया, जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि क्या महेंद्रगढ़ का अपना कोई इतिहास नहीं है? क्या रेजांगला शौर्य स्मारक को तरजीह नहीं दी जा सकती थी? या फिर अगर बात कर ले तो क्या जेजेपी पार्टी भी, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, कांग्रेस सरकार की बात कर ले चाहे अन्य सरकारों की कर ले, परिवारवाद की राह पर चल पड़ी है? भाई साहब, मैं इसके बारे में एक बातें बताऊंगा आपको। रेजांगला शौर्य स्मारक है या शहीदी शौर्य स्मारक के लिए रामविलास शर्मा जी खुद अपने मुंह से घोषणा करते जी। पता नहीं क्यों उन्होंने उसके बाद, घोषणा के बाद इस मामले के ऊपर कोई संजीदगी दर्ज नहीं की जी। रेजांगला शौर्य स्मारक या शहीद शौर्य स्मारक जी हमारे लिए मान सम्मान की बात है जी, लेकिन ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक रूप से सारे नेता महेंद्रगढ़ हल्के के लोगों को दबाना चाहते हैं जी। और दबाने का कारण क्या है कि कहावत है कि अगर आप शिक्षित कर दोगे जी तो लोग सवाल पूछेंगे जी, अगर आप जागरूक कर दोगे जी तो मांग रखेंगे जी। अब वो मनोवैज्ञानिक रूप से सारे नेता मिलके हमें इसलिए दबाना चाह रहे हैं कि ये इन चीजों में उलझे रहे और ये इलाके के लिए कोई मांग ना रखे।
दूसरा, लोगों में बड़ा रोष था। हम चाहते, कोशिश करते तो लोग ज्यादा आ जाते, बड़ा विरोध प्रदर्शन होता, लेकिन हम अब भी शांति की राह पे चल के एक तरीके से उनका ये डिमांड रखना चाह रहे थे, ये काम करवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुनी। दूसरा, आपने कहा ताऊ देवीलाल पाल के बारे में। भाई साहब, मैं ताऊ देवीलाल का सम्मान करता हूँ, वो जननायक थे जी, इसमें कोई संदेह नहीं जी, और वो उनके ऊपर उनके परिवार का एक अधिकार है, ये भी मैं गलत मानता हूँ। वो पूरे देश के नेता थे जी, मैं किसी भी रूप में उनका कोई विरोध नहीं करता, महान पुरुष थे, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है जी, और ये प्रश्न शायद कई लोगों को बहुत तकलीफ दे सकता है। जी, हमारे इलाके के जो भी महान पुरुष हुए, जी, बहुत से महान पुरुष हुए हमारे इलाके में, जी, क्या हमारे पूर्वजों की या महापुरुषों की, जिसमें मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जी, 1857 की क्रांति के बहुत बड़े सेना नायक रहे हैं, आपके नारनौल के नसीबपुर में 5000 लोगों की जान गंवाई हुई। जी, राव तुलाराम जी इस देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जी, उनसे बड़ा सम्मान तो किसी का नहीं हो सकता। जी, 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 उनकी भी अनदेखी की जा रही है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, बहुत कड़वा प्रश्न जी, सबसे, जी, क्या हमारे, कोई बात नहीं, ताऊ देवीलाल की हम मूर्ति लगाई, पार्क बनाए, क्या राव तुलाराम के नाम से हरियाणा के, दक्षिणी हरियाणा के कुछ दो एक जिलों को छोड़ के क्या कहीं और कहीं भी स्टेचू लगाया उन्होंने? जी, क्या राव तुलाराम के पार्क से उन्होंने कहीं भी कोई पार्क बनाया? जी, क्या राव वीरेंद्र सिंह का कहीं स्टेचू लगाया? जी, क्या राव वीरेंद्र सिंह के नाम पे कोई पार्क है? जी, क्या बाबा खेतानाथ के नाम पे कोई पार्क स्टेचू है? जी, क्या बाबा सरनानंद के नाम से कोई पार्क स्टेचू है? ये बहुत से ऐसे बहुत से हमारे पूर्वज रहे हैं, और क्या कोई सरकार इतनी हिम्मत कर सकती है कि उनके नाम पे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर को छोड़ के क्या किसी जिले में उनका, वो तो पूरे देश के थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, 5000 लोगों ने अपना बलिदान दिया, क्या उनके नाम पे किसी दूसरे जिले में स्टेचू लगवा सकती है कोई सरकार? ये बात हुई मुद्दे की, बिल्कुल। लेकिन इस बात को कहने के लिए कोई आदमी ताकत नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनको भय है कि ये सरकारें, क्योंकि दमनकारी है, ये आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे, आपके ऊपर बहुत से और परेशानी खड़ी कर देंगे। ये अगर स्वाभिमान की लड़ाई आती है, तो जब मैं बड़ी क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ, जी, स्वाभिमान के लिए जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं, स्वाभिमान नहीं जाने देंगे, जी, क्योंकि स्वाभिमान ही हमारे पास एक चीज बची है जिसके सारे महेंद्रगढ़ के लोग जिंदा है, जी। और हम अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करें। चलो, अभी बात कर लेते हैं अपने आप को कद्दावर नेता मानने वाले हालिया विधायक एवं पूर्व विधायक की भी। पूर्व विधायक की तो हो सकता है राजनीतिक मजबूरियां हो, क्योंकि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। एक तो उप मुख्यमंत्री जी ने महेंद्रगढ़ को इवन एक सिंगल पैसा भी नहीं दिया। दूसरी बात, हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व महेंद्रगढ़ से पूरे विधायक भी रहे हैं, वो कुछ समय बाद सोनी धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, और उन्होंने अपने मुखारबिंद से इतने अनमोल वचन कहे कि उप मुख्यमंत्री जी अभी कुछ समय पहले करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ करके आए हैं। क्या कहेंगे? भाई साहब, आप एक बात बताएं। जी, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह चुका हूँ। जी, आज मुख्यमंत्री जी से झोली फैलाने की जरूरत ही नहीं। जी, मुख्यमंत्री जी तो दूसरी सरकार के पार्ट हैं। जी, जी, पहली सरकार में ये खुद सरकार थे, जी, बिल्कुल। और सरकार में इनकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। जी, अगर मंत्री जी के दिमाग में 1% भी पॉजिटिविटी होती है, जी, तो आज तो ये मुद्दा उठने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, वो अपने कार्यकाल में सड़क बनवा चुके होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज रामविलास शर्मा जी चौधरी देवलाल के साथ राजनीति की, जी, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ राजनीति की, जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ राजनीति की। आज उनकी चौथी पीढ़ी के सामने यदि कोई आदमी इस बात का निवेदन करता है, इस बात की रिक्वेस्ट करता है, झोली फैलाता है, तो आप समझ सकते हैं जी, कि हमारा स्तर किस लेवल पे आ गया है। जी, रामविलास शर्मा जी कई सरकारों में सहयोगी रहे,
जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी उन्होंने सरकार चलाई है, जी चौधरी बंसीलाल जी के समय भी उन्होंने साथ सरकार चलाई है। पिछली सरकार के खुद मालिक थे वो, और एक उनकी कहावत रही है चुनाव जीतने से पहले, घर की बहिर काक को लिखनी है। बिल्कुल। हमने 5 साल में ना भाई देखे ना काक को देखे। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पब्लिक ने उनको अब तक सबसे ज्यादा वोटों से जिताया। जी उनको 85,000 के करीब वोट दिए, जी और उसके बाद इलाके के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया उसका इलाके की जनता ने बड़े गुस्से से जवाब दिया, और 50,000 वोटों का नुकसान रहा उनको उस योजना, इस योजना 50,000 वोट टूट जाने का मतलब आप समझ सकते हो। बिल्कुल। कि लोगों में उनके प्रति कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। ये चीजें स्वतः ही है। रही बात राव दान सिंह जी की, जी देखो राव दान सिंह जी कांग्रेस सरकार में अच्छे सिस्टम में थे, जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत नजदीकी थे, जी और कुछ लोग तो ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अच्छी मजबूत घर बनाने के रास्ते को ही दिखाया करते थे। जी उनका अपने अलग तरीका था, अलग सिस्टम था। और आज बात आती आज के विरोध की, आज जी। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है उसकी सरकार जी। वो विरोधी दल के साथ हैं, विधायक हैं, जी उनके लिए आज से बढ़िया मौका कब होता है? जी आज वो सड़क पे उतरते, विरोध करते, इस बात के लिए करते, इस सड़क का मुद्दा उठाते। विधानसभा में बोल दिया, उन्होंने कहा है विधानसभा में इस मामले को उठाया है, लेकिन उस सड़क पे भी तो उतर सकते हैं। जी क्या केवल अच्छी कोठियों की, गुड़गांव की, चंडीगढ़ की विधानसभा की राजनीति है? जी यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझते, लोगों के बीच में आते, यहाँ खड़े होते, हम उनके साथ खड़े होते, जी क्योंकि हमें ना दान सिंह जी से कोई शिकवा शिकायत है, ना रामविलास जी से, हमें सिर्फ उनके कार्यों से, जी व्यक्ति विशेष से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत ये कि जो भी आदमी महेंद्रगढ़ की जनता के खिलाफ है, जी हमें उनसे 100% शिकायत है। जनता के मन में एक टीस है, भले ही राव दान सिंह जी की सरकार ना बनी हो, लेकिन वो विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि जब भी महेंद्रगढ़ की जनता अपने हकों के लिए आवाज उठाती है, तो वो जनता ये एक्सपेक्टेशन करती है कि विपक्ष के नेता होने के नाते वो जनता के साथ आए। लेकिन विधायक जी कभी गुड़गांव तो कभी अक्सर चंडीगढ़ ही रहते हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा में तो उनका कभी कभार ही दौरा रहता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, कहना क्या है, हमारे नेताजी हैं, नेताजी का लोगों ने उनको कोई धक्का दिया है, तो आप भी कह रहे हो तो मैं भी कह देता हूँ नेताजी हैं। बाकी नेता जी का शब्द जिसके साथ लग गया, जी उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा वजन आ गया। जी उसके ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेवारी का मतलब है नेताजी। जी नेता का मतलब नेतृत्व है, जी और नेतृत्व का मतलब जिम्मेवारी है। जी कोई कहावत हो गई कि नेताजी तो गुड़गांव रात को उनको जाना पड़ता है, क्योंकि गुड़गांव से पहले उनको नींद नहीं आती है। बिल्कुल। और नींद आ भी नहीं सकती ऐसी बैकवर्ड क्षेत्र में, इतना बुरा हाल जहाँ धूल उड़ती हो 24 घंटे, और वो करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। अब इन सड़कों पर उनकी गाड़ियां खराब हो जाएंगी, धूल में खराब हो जाएंगी, रात को नींद कैसे आएगी? वो बड़ी सिटियों में, गुड़गांव और चंडीगढ़ में रहने वाले लोग, उनको इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है कि पब्लिक दुखी या सुखी। कारण है उसका बड़ा, क्योंकि उसका बड़ा कारण हम खुद हैं। हम भी तो पिछले 40 साल से कभी इसको हरा देते हैं, कभी इसको हरा देते, जिताते किसी को नहीं है। जी उसको हराने के लिए वोट डालने हैं तो दूसरा जीत जाता है, दूसरे को हराने के लिए वोट डाल देते दूसरा जीत जाता है। क्योंकि हम इतने कमजोर हो चुके हैं मानसिक रूप से। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमें दबा दिया है। हम इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि इनके खिलाफ कुछ सोच पाए, एक बार उसको एक बार उसको। पिछले कई योजनाओं से 40-50 वर्षों से अब महेंद्रगढ़ इनके, अब 100% महेंद्रगढ़ की दुर्दशा के लिए दोनों ही जिम्मेवार, और तो किसी को नेतृत्व भी नहीं मिला। और महेंद्रगढ़ 90 हलकों में सबसे पिछड़ा हुआ हल्का है, तो किसको दोष देंगे? आपके इसी सवाल पर आना चाहूंगा मैं। आपने दोनों नेताओं को टारगेट किया और करना भी चाहिए, लेकिन अगर हालातों पर गौर कर ली जाए तो जब से महेंद्रगढ़ का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा है,
तो महेंद्रगढ़ की जनता भी कहीं ना कहीं इन दो नेताओं के पीछे बंद कर रह गई है। सिर्फ राजनेता ही नहीं, आज महेंद्रगढ़ की जो हालात है उसके लिए महेंद्रगढ़ की जनता भी जिम्मेदार है। ये बात मैं नहीं, लोग कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखो, जब गलती किसी से हो जाती है जी, उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। गलती किसी से हो जाती है तो जिम्मेवार तो वही होता है। जी, और हमारी पब्लिक से गलती किस कैसे हुई है बताता हूँ। क्योंकि कोई भी आदमी यदि इनके खिलाफत में या कोई अपनी राजनीति में कोशिश भी करता है तो उसको ये झूठे मुकदमों में या दूसरे तरीकों से या फाइनेंशियली या कैसे भी या अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से धमकी दिलवाते सीधे, किसी को उभरने नहीं दे रहे। अब पब्लिक वोट कहाँ डाले? ऑप्शन ही दो है जी। जो भी आदमी उभरने की कोशिश करता है। आप एक बात बताइए, आज आप मौके पे मौजूद थे जी बिल्कुल। क्या हमने कोई नारेबाजी की, कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन किया या रोड जाम किया या कोई ऐसा घटनाक्रम किया हो? जी, 5, 10, 20 लोग थे, शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात रखना चाहते थे, उनसे बताना चाह रहे थे कि हमारी तरफ भी देखो। और उसके बाद हमें अरेस्ट कर लिया गया, 7 घंटे तक बस में बिठा के घुमाया गया, फिर कोर्ट परिसर में ले जाके एक जमानती कागज पे साइन करवा के छोड़ दिया गया। क्या यही तो तरीका इनका? जो भी कोशिश करेगा इनके खिलाफ बोलने की, उनको ऐसे ही दबाया जाएगा। लेकिन जनता से गलतियां हुई हैं, अब जनता समझ चुकी है, ये दबाव सहन नहीं करेंगे। और कोई दबाव सहन करे ना करे, मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहता हूं, जो भी महेंद्रगढ़ के पक्ष में नहीं है यहाँ का नेता या जो महेंद्रगढ़ के खिलाफ है कोई नेता कहीं का भी, मैं 100% उसका विरोध करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। आज के इस खास साक्षात्कार का एक सबसे अहम सवाल आपसे रहेगा कि ये जो वाहियात के मुकदमे ठोके गए हैं समाज सेवियों पर, महेंद्रगढ़ की जनता पर, जिन्होंने महेंद्रगढ़ के हक की लड़ाई लड़ी, क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में और क्या कहना चाहेंगे जनता को कि क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? भाई साहब, प्रशासनिक अधिकारियों को तो क्या कहना है, वो तो सरकार के लिए काम करने वाले लोग जी, सरकार के मुलाजिम हैं जी, उनको तो सरकार के आदेश की पालना करना उनकी जिम्मेवारी है, उनकी मजबूरी भी है जी। अब प्रशासन को क्या कहें, जब सरकार खुद मुकदमे दर्ज कराने का आदेश देती है, प्रशासन क्या कर सकता है? जी बिल्कुल। और प्रशासन यही हमारे भाई हैं, हमारे बीच के हैं जी, चाहे सरकार किसी की आए, नेता कोई बने, प्रशासन तो यही रहना है जी। अब जब भी कोई आदमी कोशिश करता है, पीछे कुछ साल पहले एक भैंस चोरी का बड़ा प्रकरण हुआ था जी, हमारे एक साथी अजय सिगड़ा जी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, वो 1 साल तक जेल काट के आए, बड़े संगीन मुकदमे लगे उनके। अरे क्या उन्होंने मर्डर किया था? क्या उन्होंने कोई बस जलाई थी? क्या कोई बड़ा नुकसान किया था? उन्होंने किया क्या था मेरा ये समझ में नहीं आया। उन्होंने 1 साल सजा काटी है। उस 1 साल की सजा ने महेंद्रगढ़ के लोकल लोगों के दिमाग में इतना भय बैठाया कि इस क्षेत्र में कोई सही आवाज उठाएगा उसका ये असर होगा। और कोई आदमी नहीं चाहता मेरा घर बर्बाद हो जाए, मेरे बच्चे बिल्कुल खराब हो जाए, उनकी जीवन को कोई संभालने वाला ही ना हो। इस उम्र में कोई आदमी जेल जाता तो उसकी घर की जिम्मेवारियां देखो कैसे चलती है। तो ये लोग इस सिस्टम से समझ चुके हैं, इनका एक ही टारगेट है, कोई उठे उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ, उसको दबाओ और आगे मत बढ़ने दो, और ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी। अब की बार इनकी खिलाफत है तो वो दूसरे जीत जाएंगे, कल दूसरे के तीसरे वही जीत जाएंगे वापस। चलो इस बात को समझ रहे। रही बात जनता की, आपने कहा जनता को क्या संदेश देना चाहिए। जनता को मैं संदेश नहीं दे सकता, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, जनता खुद मेरे से ज्यादा समझदार है। और एक बात कहते हैं, जन आवाज हो ईश्वर की आवाज होती है। जनता के मन में रोष है, जो आपने देखा है, प्रकट किया है, चाहे किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया से, मौखिक रूप से, जनता बिल्कुल आक्रोश में इनको उखाड़ भी फेंकेगी, समय आने पर सारे काम करेगी। बस मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि किसी नेता के बहकाव में आके महेंद्रगढ़ की दुर्दशा में जिम्मेवार ना बनो। महेंद्रगढ़ को कैसे भी करके बचा लो, हम बहुत बुरी तरह डूब चुके हैं। अब पूरी जनता से मेरी ये अपील है कि ये जितने भी बड़े लुटेरे बैठे हैं, इनसे महेंद्रगढ़ को बचा लो।
इस खास साक्षात्कार का आपसे एक आखिरी और सबसे ज्वलंत सवाल। आज हमारी यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मालिक राव बहादुर सिंह जी से बात हो रही थी, तो जब इस मुद्दे पर बात की गई कि जनता जो प्रोटेस्ट कर रही है, जनता महेंद्र के हक के लिए बात कर रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है, तो राव बहादुर सिंह जी ने कहा कि ऐसे लोगों को जूते मारना चाहिए। क्या कहेंगे? अब राव बहादुर सिंह जी कह रहे हैं वही बात मैं कहूंगा, लेकिन देखो ये शब्द राजनीतिक लोगों को वोट की चोट सबसे बड़ी है जी। उनको ये चोट है, उनको जूते मार लो जी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको वोट दे दो। उनको इन चीजों से उन्होंने कोई ये फर्क नहीं कहा पड़ता। था जो समाज के लोग हैं डिप्टी सीएम का आने का विरोध कर रहे हैं ना, उन लोगों को जूते मारो, ये कहा था उन्होंने। जो विरोध मैं कर इस रहे हैं बात को उन थोड़ा लोगों सा समझ नहीं पाया था, सॉरी। जी 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 जी, वो विरोध कर रहे हैं उनको जूते मारो। उनको जूते मारो। अब राव बहादुर सिंह जी के बारे में क्या कहूं, विरोध करने वालों को जूते मारने की क्या रहती है उनकी मानसिकता। देखो मैंने आपने कहा जैसा, अगर उसने ऐसा कहा है तो उनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से झलक रही है कि विरोध करने वालों को जूते मारो, क्योंकि विरोध महेंद्रगढ़ की जनता के दुख का विरोध था, वो किसी व्यक्ति का, किसी सिस्टम का विरोध नहीं कर रहे थे। अगर उनको महेंद्रगढ़ के लोगों के दुखों का विरोध करने वालों को जूते मारने का कहा है तो इस बात का जवाब तो जनता देगी, मैं तो क्या जवाब दूं। और एक बात मैं बड़ी ठोक के कहता हूं कि जनता ऐसा जवाब देगी कि उसका उत्तर नहीं मिलेगा कहीं और कहीं, दोबारा प्रश्न करने के लायक नहीं बचेंगे अगर ऐसा जूता मारने की कही है। जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि जो विरोध कर रहे हैं महेंद्रगढ़ के लोग, महेंद्रगढ़ के लिए उनको जनता जूते क्यों मारे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस समय मैं इलेक्शन लड़ रहा था, क्या उस समय महेंद्रगढ़ की जनता के हक के लिए मैं नहीं लड़ रहा था? मेरे को वरीयता क्यों नहीं दी गई, क्यों मुझे नकारा गया? क्या कहेंगे इस देखो बारे भाई साहब, एक संघर्ष है जी और एक लालच है। जी अब उन्होंने तो अपनी बात खुद ही कह दी बिल्कुल कि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, तो उनको तो लालच था कि चुनाव जीतने का। जी 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 वो तो खुद बोल रहे हैं बात बिल्कुल। कि मुझे वरीयता क्यों नहीं। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, हो सकता है उनको मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि हो सकता है मेरे अंदर कोई कमियां रही होंगी कि लोग मुझे वोट नहीं दे पाए या लोग मेरी सपोर्ट नहीं कर पाए, उनको ये सोचना चाहिए था। ये कहना गलत है, मैंने भी चुनाव लड़ा है, मैं भी चुनाव जीता हूँ। अगर कल भविष्य में मैं चुनाव लड़ता हूँ, ऐसा हो जाता मैं चुनाव हार जाता हूँ, तो इसमें जनता का कोई दोष नहीं, मेरी में कहीं कमियां रही होंगी कि मैं उन लोगों के विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया होगा, तो मैं चुनाव हार भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़े। लेकिन जो आदमी राजनीति में रह के इतनी अच्छी बात कहता है, मैं उस बात का बिल्कुल घोर विरोध करता हूँ कि यार कमाल है, अब जनता तो भगवान का रूप है, आप उनको दोषी कैसे ठहरा सकते हो? आप उनको इतना जागरूक क्यों नहीं कर पाए कि वो आपका समर्थन करते, आपका सहयोग कर देते? मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अपनी कमी है उसके ऊपर जबरदस्ती जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। इसका तो यही आइडिया लगाया जाएगा। देखो भाई साहब, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि मेरा साथ क्यों नहीं दिया जिस समय मैं इलेक्शन लड़ रहा था। देखो भाई साहब, ये उनकी अपनी मानसिकता है और उनका आपने साक्षात्कार लिया है तो आप वो पब्लिक में भी दिखाओगे। मैं तो क्या जवाब दूं, मैं तो जो कहना चाहिए था वो कह दिया, उनका जवाब पब्लिक अपने आप दे देगी। और कहना चाहेंगे आज के प्रकरण के बारे में? मैं इस प्रकरण के बारे में यहाँ देखते भी नहीं, उसमें रामविलास शर्मा भी आ लिया, दान सिंह जी भी आ लिया और इलेक्शन लड़े हुए को 20 आदमी आ लिए जी। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जो भाई संघर्ष कर रहे थे उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, इसका भुगतना होगा जिसने करवाया है, किसी ने भी करवाया है। मतलब कहीं ना कहीं आपको अभी भी विश्वास है कि इस चोट का जवाब जनता वोट से देगी? बिल्कुल 100% देगी जी। और ये झूठी घोषणाएं करते हैं, 2019 में IMT की घोषणा की थी, रोड की बार बार घोषणा करते हैं, सिर्फ 7 साल में कोई एक काम बता दो महेंद्रगढ़ हल्का में हुआ हो तो। ठेकेदार साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ठेकेदार साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जनता की आवाज़ जो है पब्लिक में
लोगों की आवाज पब्लिक में बताई है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे देख के ही लोग जागरूक होंगे। दूसरी, मैं एक बहुत खुशी की बात है कि पहली बार महेंद्रगढ़ में कोई आदमी एक सीएम या डिप्टी सीएम को अपना ज्ञापन देने के लिए विरोध किया है, उसको ये पहला वाकया है। तो मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिविटी यहाँ महेंद्रगढ़ के लोगों में आई है। तो सबसे पहले तो मैं इन भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जिले की बात को, महेंद्रगढ़ ब्लॉक की बात को इन्होंने आगे बढ़ाई है। ये हमारे हीरो हो गए। आज से जनता की निगाह में आ गए कि वास्तव में कोई आदमी है। नहीं तो हुआ ये है कि भी ठीक है, सरकारें आई हैं, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। कुछ ऐसे भी है नेता जो वोट ले गए और वो किसी भी चीज में नहीं करते। पीछे एक भाई और भी इनके साथ था जो सिर्फ वोट की बात करता है, और वो किसी भी मुद्दे पे, न किसान आंदोलन में उसने कोई बात की, न सड़कों के बारे में वो कभी बात करता, न शहर की कोई दुर्दशा के बारे में बात करता, वो किसी भी तरह की बात नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि ये दो थे, तो इनके साथ एक तीसरा भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए इनको एक बार पूरी जनता को एक विचार करना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल में हमदर्द कौन है। और मैं तो ये भाई को, इन जनता को बहुत जागरूक समझता हूं कि आज जिस तरह से अपनी बात उठाई है, और ये बड़े दुख की बात है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से नहीं करवाना चाहिए था। ये तो अपनी आवाज एक शांतिपूर्वक तरीके से आवाज उठा रहे थे। इसमें इन्होंने क्या कर दिया ऐसा कि जो है कि ना इनको बंद किया गया, इनकी जमानत हुई, इनको जो है ना धक्का करके पुलिस प्रशासन उठा के लेके गया। ऐसी कौन सा गुनाह कर दिया था? एक जनता इस पूरे हरियाणा में शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां इतनी दुर्दशा होगी। ये प्रत्यक्ष की चीज है, कोई भी आके यहाँ देख सकता है। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बुरी हालात है, जिला है, मुख्यालय नहीं है। बड़ी दुख की बात है, और इस चीज को उठाने के लिए इन्होंने किया। मैं ये धन्यवाद के पात्र है, और हम इस चीज का घोर विरोध करते हैं। और ये आने वाले समय बताएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। एक मुख्य मुद्दे के साथ एक बार फिर से प्रदीप मालड़ा जी जुड़ेंगे। प्रदीप मालड़ा जी, देवीलाल पार्क के नाम पर सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, जबकि अगर बात कर ली जाए डॉक्यूमेंटली, तो आज डिप्टी सीएम साहब ने खुले मंच से कहा एसडीएम साहब को कि इसमें चाहे 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए लग जाओ, लेकिन ये पार्क ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में बेमिसाल हो और दूर दूर के क्षेत्रों से लोग इनको देखने के लिए आए। जबकि ऐसा डॉक्यूमेंटली नहीं हुआ। जनता के हाथ में ताऊ देवीलाल पार्क के नाम पर एक लॉलीपॉप मात्र थमा दी गई है। क्या कहेंगे भाई साहब? डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि इसको दूर दूर से देखने आएंगे, तो उनको ये सोचना चाहिए आएंगे कैसे? आएंगे तो उड़ के मजे की बात तो यही है कि आएंगे कैसे, तो सड़कें ही नहीं आएंगे कैसे? एक तो उनका इस बात में उनका खुद का अपनी जवाब में उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि लोग देखने आए। देख, क्योंकि आने जाने के रास्ते तो है ही नहीं। अरे भाई साहब, जिस महेंद्रगढ़ से कोई सरकारी साधन, बस, ट्रेन से रात को 6-7 बजे बाद कनेक्टिविटी ना हो किसी भी दूसरे जिले से, कहाँ कौन आएगा? और रही बात लॉलीपॉप की, डॉक्यूमेंट्री तो कभी 2003 के आसपास कोई चर्चा चली थी, कोई पता नहीं प्रस्ताव हुआ कि नहीं हुआ, इस मामले में जानकारी नहीं रखता, इसलिए मैं पूरा नहीं कह पाऊंगा। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई, जहां हमने पता किया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई आगे बात ही नहीं चली, कोई फाइल नहीं चली। लेकिन ये पता है क्या है जी? ताऊ देवीलाल का स्टेच्यू के आड़ में जी, ताऊ देवीलाल के नाम के आड़ में जी, सत्ता की ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जनता के पैसे का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्ता से जो मिली ताकत है जी, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताऊ देवीलाल की आड़ लेके। जी, जी, क्योंकि आज उन्होंने, आप कह रहे हो कि मैं था नहीं, कि 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक कितने भी पैसे लग गए, अच्छी बात है। अरे 50 लाख से 5 करोड़ तक उन्होंने खुले मन से कह दिया, तो एक थोड़ा सा कह देते कि यार एक 5 लाख रुपए रेजांगला पार्क या शहीद स्मारक के लिए दे देता, बिल्कुल, इतना ही तो कहना था। बिल्कुल। वो इतना बड़ा पार्क बना रहे हैं, उसमें एक 100 गज जगह में एक छोटा सा
शहीद स्मारक के रूप में एक पत्थर ही लगा देते, हमारे शहीदों के नाम लिख देते, हमारे शहीदों की वहाँ गौरव गाथा गौरव पट लिख देते, हमारे बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी उनको देख के उनको नाम लिख रहे हैं ना। जो ये- देवीलाल के साथ थे, जेल के अंदर थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि उन लोगों के नाम लिखो पार्क के अंदर। फिर घुमा के तीसरी बार में एक बात कह रहा हूँ, तीसरी बार मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, ये लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से महेंद्रगढ़ के लोगों को दबाने का एक बड़ा प्रयास। अब वो अच्छी बात उनके साथ जेल में थे, नाम लिखो अलग बात है, वही तो मैं दुख इस बात का ही तो है, एक छोटा सा 4-5 एकड़ में पार्क बनाने के लिए खुले मन से पैसे दे रहे हैं, पैसे मत दो। हमें रेजांगला स्मारक या शहीद स्मारक के लिए उनके पैसों की जरूरत नहीं है। हम राव तुलाराम की स्टेचू हमारे जो पूर्वजों ने पैसे का कंट्रीब्यूशन करके लगा सकते हैं, तो हम रेजांगला स्मारक और शहीद स्मारक भी बना सकते हैं। हम लोगों से पैसा 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके बना लेंगे, क्योंकि कम से कम अगर सबके लोगों को पैसे लगेंगे, उनकी भावनाएं जुड़ेंगी कि हमारे पैसे से किसी सरकार या किसी घटिया आदमी ने ये पैसे नहीं दिए। मैं तो घटिया शब्द इसलिए कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि घटिया सोच करके गए इसलिए कह रहा हूँ। ताऊ देवीलाल की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। ताऊ देवीलाल महान पुरुष थे, उनके विचारों उनके आदर्शों पे चलना चाहिए, ना कि उनकी आड़ लेकर राजनीति करनी चाहिए। चलो, तो आज की इस खास मुलाकात और खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े ठेकेदार साहब, चेयरमैन साहब और खास तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हमारे साथ भाई प्रदीप मालड़ा। जनता की आवाज, जनता के मुद्दे,